एमए तुलनात्मक राजनीति एमपीएस 4। ये ऐसी बुक है जिसके अंदर पूरा पेपर थ्योरिकल बेस आता है। ऐसे में अगर हमें टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिसको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो कम से कम हमारा जो पेपर है इस तरह से हो जाए जिसमें हमें फेल होने की बिल्कुल भी तो संभावना नहीं हो। ऐसे ही टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर एमपीएस 4 में तुलनात्मक राजनीति में अगर ये आप टॉप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% आपको इस पेपर में किसी भी तरह के कोई भी खतरे की संभावना नहीं होगी। पहला ही क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति अर्थ प्रकृति महत्व। ये जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा और इसके कई रूप में वो दे देता है, जैसे तुलनात्मक राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण या डेविड ईस्टन दृष्टिकोण, इन सब या आमंड का दृष्टिकोण, इन सब के ऊपर वो मतलब तुलनात्मक राजनीति का वो एक क्वेश्चन देता ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि उसमें दृष्टिकोण किसी भी थिंकर का वो दे सकता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि शुरुआत में आपको ये जरूर लिख देना चाहिए तुलनात्मक राजनीति क्या है, प्रकृति महत्व आदि। ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा एकात्मक और संघात्मक, ये बारंबार एक क्वेश्चन देखा गया है, रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। तीसरा निर्जातीयता और नागरिक समाज, जहां पे हम निर्जातीयता में एक तरह से जातीय व्यवस्था के बारे में लिखते हैं, आदिवासी के बारे में लिखते हैं, वहीं हम नागरिक समाज में गैर सरकारी संगठन, समुदायों और संगठनों के बारे में लिखते हैं। तो ये अलग अलग स्तर पे ये निर्जातीयता और नागरिक समाज पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास बताओ। तुलनात्मक राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे तानाशाही से भी अंतर पूछ सकता है उसमें। और पांचवें क्वेश्चन में मैं कई चीजें लेके चल रहा हूँ। पांचवें क्वेश्चन में मैं पर्यावरण को भी लेके चल रहा हूँ, राजनीतिक दल को भी लेके चल रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी लेके चल रहा हूँ। ये टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप करके जाते हो तो इनमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और महत्व। तुलनात्मक राजनीति होती क्या है? एक देश की शासन व्यवस्था, राजनीतिक दल, दबाव समूह कि जब हम दूसरे देश से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसे तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ कोई नया नहीं है, 2300 वर्ष पुराना है और अरस्तू के समय से चला आ रहा है। अरस्तू ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया था। तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम कई चीजों का अध्ययन करते हैं, राज्य का, सरकार का, शासन व्यवस्था का, राजनीतिक दल का, दबाव समूह का, यहाँ तक कि जो भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विभिन्न देशों की होती है उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। अब एक जो सबसे मेन पड़ाव होता है कि तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण भी अलग अलग है। उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। जहां उदारवादी दृष्टिकोण अधिकारों की समानता की बात करते हैं, वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण तुलना करते समय विभिन्न देशों की पूंजीवादी व्यवस्था, विभिन्न देशों की सामंती व्यवस्था, विभिन्न देशों की ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उसका अध्ययन करते हैं। दृष्टिकोण में आमंड की थ्योरी भी आ सकती है, डेविड ईस्टन की भी थ्योरी आ सकती है। तो जो दृष्टिकोण है वो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि किसी भी थिंकर का नाम दे देगा, आमंड का दे दिया या फिर डेविड ईस्टन का दे दिया। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि दृष्टिकोण के ऊपर थोड़ा सा आप बना के जरूर लिख सकते हो, लेकिन आपका जो शुरुआत हो ना तुलनात्मक राजनीति का, ये जरूर होना चाहिए। यही वो मेन पड़ाव हो जाएगा जिसमें वो आपको नंबर दे देगा। और उसके बाद तुलनात्मक राजनीति का महत्व आप जरूर लिखो कि तुलनात्मक राजनीति से विभिन्न शासन व्यवस्था के अध्ययन में सहायता मिलती है, भविष्य में योजनाएं बनाने में मदद मिल जाती हैं, नौकरशाह के लिए भी काफी सहायक है, विभिन्न देशों में क्या समानता है, क्या समानता है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विभिन्न दृष्टिकोण भी आए ना तो अर्थ और महत्व का एक्सप्लेन आप जरूर करना। एकात्मक
और संघात्मक की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। एकात्मक वो होता है जहां पे सत्ता का एक ही केंद्र होता है। जो सत्ता होती है पूरी तरह केंद्र में ही सिमट कर रह जाती है। ब्रिटेन में आप ये अवस्था देख सकते हो। इसमें सत्ता का भागीदारी में राज्यों को नहीं जोड़ा जाता। सत्ता का एक ही केंद्र होगा और सत्ता पूरी तरह एक ही जगह सिमटी हुई नजर आएगी। पूरे देश में सत्ता का जब एक ही केंद्र होगा तो आपको पूरे देश के अंदर एकरूपता दिखाई देगी और जल्दी निर्णय भी होंगे। खासकर एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों में तो बड़ी उपयोगी साबित हुई है। लेकिन जहां संघात्मक है, जैसे भारत, कनाडा और अमेरिका जैसे देश, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। सत्ता के दो केंद्र होते हैं और यहाँ पे आपको इतनी एकरूपता देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि एकात्मक में देखने को मिलती है। क्योंकि सत्य संघात्मक में राज्यों को भी प्राप्ताधिकार दे दिए जाते हैं और केंद्र को भी। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी विविधता दिखाई देती है। संघात्मक में पर्याप्त मात्रा में शक्तियां राज्यों को दिया जाता है जो एकात्मक में देखने को नहीं मिलता। जहां पे संघात्मक के अंदर राज्य और केंद्र अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वहीं पे एकात्मक में राज्य के ऊपर पूरी तरह से केंद्र का दबदबा होता है और शक्तियों का बंटवारा राज्यों के बीच में दिखाई नहीं देता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले आप अगर अंतर पूछता है तब भी एकात्मक के बारे में थोड़ा लिखें और फिर संघात्मक के बारे में पीछे थोड़ा लिखें, फिर अंतर करें। अगर एक के ऊपर भी एक्सप्लेन करता है, मान लो कि संघात्मक के बारे में ही पूछता है, तब भी आप दोनों के बारे में जरूर बताएं। हम अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, जिसमें पहला है नागरिक समाज। नागरिक समाज को हम सभ्य समाज भी कहते हैं। 1990 के बाद जब सोवियत संघ का पतन हो गया और दुनिया के अंदर एक नई सोच, वैश्वीकरण का युग शुरू हुआ, उस समय एक नई अवधारणा भी पनपनी शुरू हुई जिसे हम नागरिक समाज कहते हैं। नागरिक समाज में व्यक्ति खुद आगे बढ़ के संगठन के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से, अपनी सहभागिता को दर्ज करने के माध्यम से, विभिन्न सारे गैर सरकारी एनजीओ के माध्यम से अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर राज्य बहुत कुछ तो कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में नागरिक समाज की जो भूमिका है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि नागरिक समाज एक तरह से व्यक्ति को सक्रिय रहते हुए अपनी समस्या को हल करने की प्रेरणा देता है। और आज के समय में सोशल मीडिया के इस एज में, आईटी के इस एज में नागरिक समाज की वैल्यू या महत्व काफी अधिक है। अगले टॉपिक की हम बात करें निर्जातीयता। जो निर्जातीयता है, जो ये ये निर्जातीयता जो ए, कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार की, आप समुदाय कहो या ये आप एक तरह से इन्हें आदिवासी कहो, ये एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, विशेष संस्कृति का पालन करते हैं और इनकी एक विशेष क्या कहते हैं, कल्चरल होता है, विशेष एक तरह का एक इनका समाज होता है। और ये ज्यादा परिवर्तन और ज्यादा विकास जो तेजी से होते हैं, इनको जल्दी से ये स्वीकार भी नहीं कर पाते। और ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व निर्जातीयता होती है जो दूसरे को, मतलब अपने छोटे से वाले कम्युनिटी पे कंट्रोल करके रखती है। एक संलग्न निर्जातीयता होती है जो मिलके रहती है और एक होती है प्रतिस्पर्धात्मक निर्जातीयता जो आपस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मुकाबला करती रहती है। समाज के अंदर हर एक देश में, चाहे वो यूरोप हो या फिर भारत हो या अमेरिका हो, निर्जातीयता देखने को मिलती है और ये अपनी विशेष संस्कृति, विशेष परंपरा, विशेष भाषा, विशेष रहन सहन और विशेष व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे तीन क्वेश्चन हैं। पहला है पर्यावरण। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं कि ये क्वेश्चन तो आ ही जाए। इसमें पर्यावरण के बारे में बताना होता है कि भाई पर्यावरण जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया वो सब पर्यावरण है। प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि, ओजोन, धरती का तापमान बढ़ना,
प्लास्टिक प्रदूषण, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैव विविधता लिख सकते हो कि जैव विविधता को बचाए रखना बहुत जरूरी है पर्यावरण को संरक्षण के लिए। स्टॉकहोम, रियो, बाली, क्योटो प्रोटोकॉल, कैनकून, कोपनहेगन, जितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको याद हो पर्यावरण से जुड़े हुए, दो तो जरूर याद रखना, एक रियो और एक क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद ये भी लिख देना कि सतत पोषणीयता जरूरी होता है कि हम भी विकास कर ले और आने वाली जनरेशन को भी पर्यावरण को बचाने का मौका मिले। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास पूछ सकता है वो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास ज्यादातर द्वितीय महायुद्ध के बाद 1945 में हुआ। सबसे पहले तो एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जिसमें इस समय 193 देश हैं। इसे वैश्विक संस्था कहा जाता है, वैश्विक संसद कहा जाता है। विश्व में शांति सहयोग स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है, और दुनिया में इससे बड़ी कोई भी राजनीतिक संस्था इस समय नहीं है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों में 150 से अधिक देश शामिल है, और दोनों का काम एक ही है, क्योंकि यही काम है कि जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें लोन देकर, उन्हें कर्ज देकर, उन्हें आर्थिक मदद देकर उन देशों के अंदर आर्थिक विकास और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दोनों के काम है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO भी कहते हैं, 1995 में बना। और एक बात आपको ध्यान के रखना होगा कि चाहे विश्व बैंक हो, विश्व व्यापार संगठन हो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, ये तीनों गेट समझौते से बाहर आए हैं, गेट समझौते से। और विश्व व्यापार संगठन 1995 में बना, और इसमें इसमें भी 150 से अधिक देश हैं। इसका कार्यालय जिनेवा में है। इस तरह से ये विश्व व्यापार जो संगठन है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो एक व्यापार और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुए हैं, लेकिन जो ऊपर का है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो राजनीतिक संस्था है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये 4 मेन संगठन आ जाते हैं। अब बात हम करते हैं, एक क्वेश्चन वो राजनीतिक दल पे भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में पूछ ले या लॉन्ग में। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके सिद्धांत एक जैसे होते हैं, और उन सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाना। दुनिया में 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं, एक दलीय चाइना, 2 दलीय ब्रिटेन और फ्रांस, बहुदलीय भारत। जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, विपक्षी दल की भूमिका अदा करना, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, ये सब का काम करते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बढ़िया राजनीतिक दलीय व्यवस्था देखी जाए तो सबसे बढ़िया मानी जाती है 2 दलीय व्यवस्था, जिसमें सरकार भी मजबूत होती है और विपक्षी दल भी मजबूत होती है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में। और सबसे बेकार मेरे देखने से है तो है एक दलीय व्यवस्था जो चीन में है। उसमें एक ही दल होगा तो एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, वो अपने आप ही जीत जाएगा, तो लोकतंत्र के नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तुलनात्मक राजनीति के अगर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात हो ना, तो मेरे देखने से एक लोकतंत्र और एक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और महत्व है। लोकतंत्र के ऊपर लिखने में स्टूडेंट्स को, एमए के तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, मतलब कुछ भी लिखो लोकतंत्र के ऊपर कि भाई लोक प्लस तंत्र, जनता का शासन, ठीक है। और लोकतंत्र का आधुनिक रूप बेशक ग्रीस में आया हो, यूनान में आया हो, लेकिन इसका जन्मदाता अगर कोई है तो भारत है। सबसे पहले एक ना जनपदों का उदय का इतिहास जो दिखाई देता है वो भारत में ही दिखाई देता है। लोकतंत्र के 2 स्वरूप हम देखते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें प्राचीन समय में नेता को हाथ खड़े करके लोग चुन लेते थे कि भाई ये हमारा नेता होगा। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और आजकल हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम देखते हैं, जिसके अंदर हम वोट के द्वारा अपने लीडर को चुनते हैं। लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें प्रतिनिधि वोट के द्वारा चुने जाते हैं, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार सबको मिलते हैं, निर्वाचन व्यवस्था होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है, सभी को अपने अधिकारों की प्राप्ति होती है। लोकतंत्र का महत्व भी है, इसमें तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई नहीं देगी।
इसमें शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। जनता के विकास करने का, अपनी बातों को रखने का, सामाजिक आंदोलन करने की पूरी छूट मिलेगी। लेकिन ये तानाशाही व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। तानाशाही में एक व्यक्ति मालिक होगा, लोकतंत्र में सभी मालिक होंगे। तानाशाही शासन में व्यक्ति को अधिकारों की कोई छूट नहीं होगी, उन्हें कोई मौलिक अधिकार इतने प्राप्त नहीं होंगे। लोकतंत्र में अधिकारों की बिल्कुल छूट होगी। तानाशाही में राज्य जो कह देगा वो आपको मानना पड़ेगा, आपको विरोध तो कर ही नहीं सकते। लेकिन लोकतंत्र में आप विरोध भी कर सकते हो और ये जरूरी नहीं कि जो राज्य आप पे ऑर्डर थोपे वो आप मानो। तानाशाही जो है एक तरह से व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था है, जो सैनिक शासन के रूप में या बड़े बड़े राजतंत्र के रूप में हमारे सामने आती है। और लोकतंत्र में आम जनता को अपने नेता को चुनने का, बदलने का पूरा अधिकार है। तानाशाही में तो चुनाव दिखावा है, मीडिया पे रोक है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। जो भी स्टूडेंट्स एमए के हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि टॉप 5 क्वेश्चन को करते समय की पॉइंट्स में जरूर मतलब पॉइंट्स जरूर बनाएं, इंट्रोडक्शन भी दे, निष्कर्ष भी लिखे, शॉर्ट दो जो पॉइंट आते हैं वो जरूर करें। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि जो आप ग्रेजुएशन में बहुत बड़ा लिखते थे वो उतना बड़ा लिखने के बजाय जितनी चीजें पूछी जा रही हैं बस उतने ही आप लिखें। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा थोड़ा भी मिल रहा है या एक दो क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। और इससे जुड़े हुए काफी कुछ फ्री में बुक्स, ई बुक्स, नोट्स भी हमारे इस वीडियो में उपलब्ध होते हैं, इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखें।